हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर और लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिटेल से जानकारी ली थी एटॉमिक रेडियस के बारे में। ये देखा था कि एटॉमिक रेडियस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से थे जरा याद कीजिए आप लोग। ये थे आपको, पहला था आपका कोवलेंट रेडियस, दूसरा था मेटालिक या फिर इसको क्रिस्टल रेडियस बोल रहे थे, और तीसरा था वंडरवाल्ड, और लास्ट था चौथा आपका आयनिक रेडियस। जहाँ पे ये देखे थे कि जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे कैटायन बनता है और कैटायन का साइज पेरेंट एटम से छोटा हो जाता है। वहीं पे जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है कोई एटम तो वहाँ पे एनायन का फॉर्मेशन होता है और उसका साइज थोड़ा पेरेंट एटम से बड़ा होता है। जितना आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते जाते हैं उतना ही साइज बड़ा होते जाता है, और जितना इलेक्ट्रॉन को आप निकालते जाते हैं उतना आपका साइज छोटा होता है। तो लास्ट क्लास में यहाँ तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग वहीं से जस्ट आगे बढ़ते हैं और अगला जो टॉपिक है हम लोग का वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी या कहीं कहीं आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो एंथैल्पी टर्म जो इस्तेमाल होता है वो जनरली हम लोग मोल के लिए करते हैं। 1 मोल से रिलेट करते हैं तो वो एंथैल्पी टर्म वहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग डेफिनेशन से। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है। The minimum energy required to remove an electron from its isolated neutral gaseous state atom is called ionization energy। थोड़ा इसको हम लोग समझेंगे ध्यान से, क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक एटम, यहाँ पे टर्म जो आया हुआ है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड के मतलब होता है अकेला। ठीक है, आजकल कोरोना चल रहा है, आइसोलेशन वार्ड, समझ रहे हैं ना। ये आइसोलेटेड मतलब अकेला की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल होना चाहिए, वो कंबाइंड स्टेट में नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ना ही एक्साइटेड होना चाहिए। गैसियस स्टेट मतलब वो एटम आपका जो फिजिकल स्टेट होगा उसका वो गैसियस स्टेट होना चाहिए। ये 3 कंडीशन को वहां पे होना जरूरी है। क्या कह रहे हैं, आइसोलेटेड होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तब एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस मिनिमम एनर्जी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए एक एटम है। ठीक है, एक एटम के बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, और ये सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। उसका फॉर्मूला भी हम जानते हैं कि Q1 Q2 बाई R² से हम लोग देखे भी हैं, जानते भी हैं उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं जिसके वजह से वो सेल में मूव करते हैं। तो यहाँ से क्या है कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निगेटिवली चार्ज है, ये एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ में अटैच रहते हैं। इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करते रहता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अब क्या है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है। तो एक एटम से जो कि आइसोलेटेड है, गैसियस एटम है, उस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, रिक्वायर्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, कितना कम से कम एनर्जी में वो निकल जाता है, उस मिनिमम एनर्जी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइज कर देते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे टर्म जो इस्तेमाल हुआ है आइसोलेटेड, न्यूट्रल, गैसियस स्टेट, ये आपको डेफिनेशन में ऐड करना बहुत ही जरूरी है, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइसोलेटेड होना चाहिए एटम को, न्यूट्रल होना चाहिए और गैसियस स्टेट में। अगर आप कोई सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में एक एटम दूसरे एटम से इतनी करीब, बहुत ही कॉम्पैक्ट, क्लोजली और पैक्ड होते हैं, वो अकेला नहीं होता है एटम। ठीक है, अगर आप सॉलिड स्टेट का कोई एटम ले भी लेते हैं तो पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको गैसेस में कन्वर्ट करेंगे। गैसेस में कन्वर्ट करने के बाद जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उस एटम से, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो यहां से क्या कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वही आपका आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो यहां से जैसे एक एटम आपने लिया हुआ है जो कि गैसियस स्टेट है। ठीक है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, और ए पॉजिटिव जब होगा तो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं ना, एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होता है। जब इसको मोल से रिलेट करेंगे तो एंथैल्पी इसको बोलते हैं, डेल्टा एस। एंथैल्पी से रिलेट करेंगे और
एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, चूंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ है, हमेशा आपको एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। और जब सिस्टम में एनर्जी हम लोग देते हैं, वो एनर्जी आपको एंडोथर्मिक एनर्जी कहलाता है, ठीक है। जब कभी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी आपको देना पड़ेगा, तो उसको एंडोथर्मिक कहलाता है। और कोई वहां पर प्रोसेस हुआ जिससे एनर्जी रिलीज हुआ, तो रिलीज जब होता है तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा, ये हमेशा आपको एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड ही होगी, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोलता हूं कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से, जो कि न्यूट्रल है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, दैट मिनिमम एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। यहां से हम लोग समझ रहे थे कि गैसियस स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन निकाले हम लोगों ने, ए पॉजिटिव बन गया, ठीक है। और इसको ए पॉजिटिव बनाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये जो डेल्टा एच लिखे हुए हैं, ये मोल से रिलेटेड है, और जनरली हम लोग मोल से रिलेट कर भी देते हैं, ठीक है। तो यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एक एटम से एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक एटम से एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ही मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है, उसी को हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब इसके यूनिट की बात करेंगे तो जनरली यूनिट जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हम लोग निकालते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो कन्वर्ट करने के लिए भी जूल में अगर आए तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग मोल से रिलेट करते हैं और उस केस में उसका यूनिट देखेंगे, तो वहां से लिखते हैं हम लोग किलो जूल पर मोल। किलो जूल के टर्म्स में हम लोग फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए जो किलो जूल होता है, वो 96 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। तो ये यूनिट जनरली इनकी मोल से रिलेटेड होगा तो इसको इस्तेमाल करेंगे, और एक एटम से रिलेटेड होगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। अब एक टर्म आता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव के मतलब होता है कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर उसी से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले, उसी से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाले, ठीक है। तो उसको हम लोग सक्सेसिव बोलते हैं। अगला जो टर्म आता है होता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो सक्सेसिव किसको बोल रहे हैं? जैसे कोई एक एटम है, वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, इसमें से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपको ए पॉजिटिव के फॉर्म में बन जाता है। अब इसी से दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो यहां से ए 2 पॉजिटिव बन जाएगा। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो यहां से ए 3 पॉजिटिव बन जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर एक ही एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकालते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एक बार में आपको एक ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। तो न्यूट्रल था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल, जब एक निकल गया तो फिर दूसरा निकलेगा, दूसरा निकल जाएगा तो फिर तीसरा निकलेगा। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग सक्सेसिव आयोनाइजेशन बोलते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट बोलेंगे, इसी में से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड बोलेंगे या सेकेंड आयोनाइजेशन बोलेंगे, और इसको बोलते हैं थर्ड या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर 3, और ऐसे हम लोग फर्दर आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक ही एटम से जब इलेक्ट्रॉन को निकालते जा रहे हैं तो उसको हम लोग सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब यहां से देखिएगा कि अगर इसके लिए डेल्टा H1 लिख रहे हैं, जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और इसके लिए डेल्टा H2, और इसके लिए अगर मैं डेल्टा H3 लिख रहा हूं, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, मतलब पहले जब इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे तो उसमें कितना एनर्जी आपको रिक्वायर्ड था, उसी में से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इसी में से तीसरा जब निकालेंगे तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो ये जो सीक्वेंस है, इसी को हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव, ठीक है। तो यहां से आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा क्या होगा बताइए। तो डेल्टा H1 जो होगा ये आपका कम होगा एज कंपेयर टू डेल्टा H2, और ये भी कम होगा डेल्टा H3 के कंपेयर में। इसका मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा न्यूट्रल एटम से तो उसमें आपको एनर्जी कम लगेगा, उसी में से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज़्यादा लगेगा, और तीसरा निकालेंगे तो और भी ज़्यादा लगेगा,
ठीक है। लेकिन ये जो सक्सेसिव है ये एक एटम की ही बात कर रहे हैं, अलग अलग एटम की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, एक ही एटम की बात कर रहे हैं। अगर आपसे कोई कुछ मांगता है, मान लीजिए पहली बार मांगा 100 रुपये, ठीक है, आपने दे दिया, चलो ठीक है ले जाओ। दूसरी बार वही बंदा फिर से आपको 100 रुपये मांगने आ गया, तो पहला वाला तो उन्होंने चुकाया नहीं और दूसरा फिर से मांगने आ गया, तो आप थोड़ा सा मेरे पास नहीं है, या फिर भी दे देते हो। अब तीसरी बार फिर से आ जाए बेशर्मों की तरह, तो उस केस में आपसे उसको ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, आप ज़्यादा रिक्वेस्ट करवाओगे, फिर आप उनको 100 रुपये देंगे। तो कहने का मतलब है कि एक ही एटम से बार बार इलेक्ट्रॉन को निकालना है। पहली बार जिसमें निकला तो कम एनर्जी में ही निकल गया, लेकिन उसी से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने लगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो और भी ज़्यादा लगा। अच्छा, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये होता है कि न्यूट्रल जब था तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी बढ़ गया, और साइज एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से ही छोटा होता है। हम लोग लास्ट क्लास में बात किए थे कि जब पेरेंट एटम होता है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, कैटायन बन जाता है, तो साइज उसका छोटा हो जाता है, और जैसे ही साइज छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस लगने वाला है वो आपको बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे थे। जब तीसरा होगा तो उस केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और भी बढ़ जाएगा। तो पहली बार में तो जो न्यूट्रल था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, अब उसी में से एक और इलेक्ट्रॉन निकला, तो पहली बार में जो लगा था एनर्जी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से दूसरी बार में और भी ज्यादा लगेगा। वही तीसरी बार की बात करेंगे तो और भी ज्यादा लगेगा, और इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाले, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाले, जिस प्रकार से आप निकालते जाएंगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी बढ़ते जाएगा, इसका ऑर्डर ये आपको होते जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब के सब आपको एंडोथर्मिक होंगे। एंडोथर्मिक का मतलब यह है कि आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले, जैसे आपको बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन एटम है, जानते हैं हम लोग, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 8 होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 होता है। अब इसमें से क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग निकाल दिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो यहाँ से वो पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 8 के लिए 1s2 2s2 2p4 ऐसे लिखेंगे। तो ये तो भरे हुए हैं, इस वाले में आपका जो होगा ये कुछ इस प्रकार से रहेंगे। तो जब 8 था तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थे। अब आप एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, तो जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, ये आपका हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो हाफ फिल्ड हो जाएगा, तो हाफ फिल्ड के केस में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा फिर। तो यहाँ से O पॉजिटिव जब बन गया है, एक इलेक्ट्रॉन और निकालना, मान लीजिए इसके लिए डेल्टा H1 हम लोग लिख रहे थे, और यहाँ से O2 पॉजिटिव बनाना है, डेल्टा H2 हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए आप O2 पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन और निकालना चाह रहे हैं, और यहाँ से O3 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से डेल्टा H3 लिख रहे हैं। तो अब इसका आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर हो जाएगा वो क्या होना चाहिए? तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस केस में तो ऐसे भी साफ लग रहा है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरा में हाफ फील्ड हो गया, लेकिन हाफ फील्ड और फुल फील्ड का यहाँ पे केस मत लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हो रहा है, एक ही एटम, हम लोग ऑक्सीजन की ही बात कर रहे हैं। तो उस केस में डेल्टा H1 लेस डेल्टा H2 डेल्टा H3, ये जैसे जैसे आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन होते जाएगा उस तरह से आपको बढ़ते जाएगा, यानी कि डेल्टा H3 में आपको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। मान लीजिए आप कार्बन की ही बात कर लें, तो कार्बन में तो 6 होते हैं ना, कार्बन में 6 होता है, तो 1s2 2s2 यहाँ पे 2p2 हो जाएगा, तो 2p2 हो जाएगा। फिर भी यहाँ से ऐसे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फिर भी अगर आप कार्बन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो कार्बन पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये निकल जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसी में से आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कार्बन 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन मान ली कि निकालेंगे, जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कार्बन 3 पॉजिटिव हो जाएगा, या 4 पॉजिटिव चौथा निकालेंगे तो उस केस में भी मान लीजिए डेल्टा H1 ये है, डेल्टा H2 और डेल्टा H3 है, तो ऑर्डर जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी का उस केस में भी यही होगा, डेल्टा H1 इज लेस देन डेल्टा H2 इज लेस देन डेल्टा H3।
कहने का मतलब है कि अगर कोई सेम एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब निकाले, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जिसको बोल रहे हैं, उसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाले, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरा निकाले, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज मोर देन सेकेंड एंड फर्स्ट। उसका ऑर्डर वही होगा कि पहला का सबसे कम होगा, दूसरा में ज़्यादा होगा, और तीसरा में और भी ज़्यादा होगा, चौथा होगा तो और भी ज़्यादा होगा। इस प्रकार से आपको बढ़ते जाते हैं, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी एक ही एटम से आप एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो सक्सेसिव कहलाता है, और एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा निकालेंगे तो सेकेंड आयनाइजेशन, तीसरा निकालेंगे तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इस प्रकार से आपको बढ़ते जाते हैं। अब हम लोग डेफिनेशन को समझ गए हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग कह किसको रहे हैं, ठीक है। उसी पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इज इन केस ऑफ। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। अब इसमें से मल्टीपल चॉइस समझ लीजिए, ऐसा नहीं कि इसमें से एक ही सही होगा, ठीक है। तो अब इसमें से देखा जाए कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, या फिर चारों सही है, देखते हैं हम लोग। तो आप बताइए, यहाँ से ए सॉलिड के केस में है, एक इलेक्ट्रॉन को निकल गया, ए पॉजिटिव में गया, क्या इसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे? या आप थोड़ा सा सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए, और इन चारों में से कौन सही है या फिर कौन कौन से सही है जरा आप बताएंगे हमें। चलिए अब हम लोग डिस्कस करें। यहाँ से देखिएगा, ए सॉलिड स्टेट में है और ए पॉजिटिव यानी कि ए इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया, तो ए सॉलिड से डायरेक्टली आपको ए पॉजिटिव में नहीं होगा। हम लोग बात कर रहे थे कि आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। ये आइसोलेटेड तो है लेकिन ये गैसियस नहीं है, सॉलिड है। तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि ये सॉलिड में है और ये एक इलेक्ट्रॉन को निकल के ए पॉजिटिव बना, तो सॉलिड से कभी भी डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। हम लोग क्या बात किए थे कि आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, ठीक है। तो उस केस में ये आपको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहलाएगा। दूसरा देखें, A2 के फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, और A2 एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके एक निकल गया। अब ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने क्या बात किया था कि आइसोलेटेड होना चाहिए, एक एटम होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, क्या इसको कहेंगे? नहीं। क्या इसको कहेंगे? अच्छा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी, गैसेस में, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, तो भी हम लोग इसको आयनाइजेशन एनर्जी नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, डी वाला देखें, डी गैसियस फॉर्म में है, आइसोलेटेड भी है, बहुत सही। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। हम लोग क्या बात किए थे कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक ही इलेक्ट्रॉन्स एक बार में निकलता है, यहाँ तो 2 निकल गया। हाँ, एक निकलता फिर दूसरा निकलता तो हम लोग कह सकते थे, तो इस केस में ये भी आपका गलत हो गया। सही क्या होगा? तो सही जो होगा, ये आपको गैसियस एटम होना चाहिए और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस प्रकार से। अगर ये ऑप्शन बना होता तो आपका सही हो गया होता, लेकिन यहाँ पे ये सॉलिड कर दिया है। अगर ये गैसेस होता तो सही होता, लेकिन ये सॉलिड फॉर्म में है। तो इस प्रकार से हम लोग डेफिनेशंस को समझने के लिए ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। अब हम लोग ये जान चुके हैं कि किसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। कौन कौन से फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट डालते हैं? तो पहला है एटॉमिक साइज। हम लोग इसके बारे में बात करें तो आप देखिए, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है। यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। आप बताइए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन है? तो जाहिर सी बात है कि जब ये डिस्टेंस कम होगा और ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही कठिन होगा। इसका मतलब क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। क्या होगा? अरे जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन को निकालना वहां से आसान होते जाएगा। जितना न्यूक्लियस के करीब रहेगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही कठिन होगा। ठीक है, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगा,
और आयनाइजेशन एनर्जी जब बढ़ेगा तो ये उस किस केस में बढ़ेगा, जब एटॉमिक साइज छोटा होगा, यानी कि ये एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब अगला चले हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह किसको रहे थे, हम लोग कह रहे थे जो प्रोटोन, जो न्यूक्लियस में प्रोटोन मौजूद है और जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, जो फाइनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाते हैं बहुत सारे सील्डिंग इफेक्ट को कम करते हुए, वही आपका क्या कहलाता था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा, है कि नहीं। चलिए ना यहाँ पे देख लीजिए, जैसे यहाँ से बात करें कि प्रोटोन जो है यहाँ पे 2 ही है केवल, और यहाँ से यहाँ पे प्रोटोन बहुत ढेर सारा है। तो जब ढेर सारा होगा तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चूंकि यहाँ पे 2 ही प्रोटॉन्स हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 2 प्रोटॉन की वजह से ही रहेगा। यहाँ पे ढेर सारे प्रोटॉन हैं तो ढेर सारे प्रोटॉन की वजह से लगेगा, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसके द्वारा ज़्यादा लगेगा। तो जितना ज़्यादा लगेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के साथ में इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ में आयनाइजेशन एनर्जी भी आपको बढ़ते जाएगा। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। तीसरा है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये हम लोग बात किए थे कि जैसे सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और ढेर सारे ऐसे सेल्स बने है ना, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से न्यूक्लियस है, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा तो यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाएगा, है ना। हम लोग ये भी बात किए थे कि इतना ही बड़ा का साइज अगर ले ले और यहाँ से है और यहाँ पे बिना सेल का ले ले तो इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा, इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक दीवार की तरह काम करते हैं, जितने भी सेल मौजूद हैं जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है उसको कम करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन सभी इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होता है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है इसके बीच में भी रिपल्सन होगा। तो एक तो रिपल्सन हो रहा है, दूसरी में ये दीवार बने हुए हैं, तो यहाँ से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पर लग रहा होता है इनके मौजूद होने की वजह से कम हो जाता है, और जितना अमाउंट में कम होता है वही आपका शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट कहलाता है। ठीक है। तो अब यहाँ से जरा बताइएगा कि कोई एटम है उसमें बहुत सारा शील्डिंग लगा हुआ है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम मिलेगा। अरे जितना शील्ड करोगे, जितना इसको क्लोज करोगे, जितना दीवार लगाओगे उतना ही कम करते जाएगा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, और जितना कम करते जाएगा उतना ही फोर्स ऑफ यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होते जाएगा, है कि नहीं। यहाँ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना इस वाले में, और जितना शील्डिंग होगा उतना ही इसका कमजोर फोर्स मिलेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना कमजोर मिलेगा, जितना वीक मिलेगा, इस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा शील्डिंग होगा आयनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम लगेगा आपको, और शील्डिंग कम होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल ये हम लोग कंक्लूड करें कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग कह लीजिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगला है आपका स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। अब देखिए, मान लीजिए मैं पी की बात करता हूँ, तो पी वाला जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल्स होते हैं, और इसमें से अगर मैं भर लेता हूँ इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन तो ये हाफ फील्ड कहलाता है, ये आपको हाफ फील्ड कहलाएगा। ठीक है। अगर मैं इसी को पूरी तरीके से भर लेता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से, तो ये आपका फुल फील्ड कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी इस ऑर्बिटल्स में हाफ फील्ड या फुल फील्ड के केस आता है तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक अलग सा
स्टेबल एनर्जी वहाँ पे काम करता है, वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी वहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाती है। तो इस केस में क्या है कि जब कभी भी हाफ फील्ड हो जाए या फुल फील्ड हो जाए तो उस केस में इलेक्ट्रॉन निकलना ही नहीं चाहता है, और अगर आपको उस केस में इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। वहीं पे अगर ये पेयरिंग हो गया, कहीं पे अगर ये पेयरिंग हो जाएगा तो उस केस में और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, और इतना ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं कि इसके कंपेरिजन में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करेंगे तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे इन दोनों के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फील्ड, ऐसे तो दोनों स्टेबल हैं, लेकिन हाफ फील्ड इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू फुल फील्ड। तो यहां से आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाफ फील्ड इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फुल्ली फील्ड। तो जब कभी भी फुल फील्ड की बात करता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही कठिन होता है, आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा देना पड़ता है। इसके बाद अगला जो है वो है पेनिट्रेशन पावर। अब देखिए पेनिट्रेशन पावर मतलब वो ड्रिल जैसा होता है कि कितना ज़्यादा आप डेप्थ में जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और ऐसे बने हुए, तो मान लीजिए कोई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है, कोई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, कोई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहा है, तो यहाँ वाला निकालना बहुत ही कठिन होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत ही करीब है। यहाँ से निकालना होगा थोड़ा इसके कंपेरिजन में कम एनर्जी लगेगा, और यहाँ से निकालना होगा तो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा। मतलब जितना दूर जाएंगे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान होता जाएगा। तो यहाँ से पेनिट्रेशन पावर जो होता है SPDF की बात करते हैं, SPDF। तो इस केस में क्या होता है कि S वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सब के सब आपको न्यूक्लियस के करीब होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के करीब कैसे होते हैं? ड्यू टू इट्स शेप। इसका जो शेप होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है, स्फेरिकल शेप होता है। तो स्फेरिकल शेप होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉन्स इतना इजीली नहीं निकलते हैं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साथ में जुड़ जाते हैं। जबकि P वाले की बात करेंगे तो P वाले के कुछ इस प्रकार से होता है, और ये डिफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मिलेंगे यहाँ मिलेंगे, थोड़ा सा एरिया बढ़ जाता है। वहीं अगर आप लोग D की बात करेंगे तो D का और भी बढ़ जाता है इस प्रकार से। तो इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूज होने का जो वे है वो और भी ज़्यादा हो जाता है, और F वाले में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ये तो 8 फोल्ड होते हैं, पूरा दो लिए जाते हैं। तो ये चारों तरफ से होने की वजह से ये इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा, ये न्यूक्लियस से बहुत ही दूर रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा ही आसान होता है। तो यहाँ से ऑर्डर देखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होगा इस वाले के केस में ज़्यादा लगेगा, P वाले में थोड़ा कम लगेगा, D वाले में और भी कम, और F वाले में चूँकि दूर होते हैं उसका इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही दूर दूर डिफ्यूज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। तो ये पेनिट्रेशन पावर में आपको इस प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ से क्या देखिए कि इन एनी एटम S ऑर्बिटल इज नियरर टू न्यूक्लियस ड्यू टू इट्स शेप। इसका शेप ऐसा रहता है कि बहुत ही क्लोज होता है, और क्लोज होने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होगा। तो पेनिट्रेशन पावर का जो ऑर्डर हो जाता है ये SPDF। F में आपको सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा। अब अगला में देखते हैं वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियड में और ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी किस प्रकार से वेरी करते हैं। तो पहले हम लोग पीरियड के बारे में देखें। इन पीरियड तो जनरल क्या होता है? इन जनरल ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या बढ़ता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो साइज आपका छोटा होता जाएगा, और जब साइज छोटा होते जाता है तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होते जाएगा, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी आपका बढ़ते जाएगा। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी आपको इंक्रीज करता है। जैसे यहाँ पे बात करें, हाइड्रोजन है और यहाँ पे हीलियम है, तो हाइड्रोजन और हीलियम में आयनाइजेशन एनर्जी का कंपेयर करेंगे तो उस केस में हीलियम का ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन का कम होगा। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर बात करेंगे तो हीलियम का आयनाइजेशन एनर्जी सबसे
ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा क्यों हुआ आयनाइजेशन एनर्जी? इसलिए हुआ क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन तो होते नहीं। इस वाले में 2 प्रोटॉन है, साइज भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। इसके पीछे रीजन यह है कि इसके पास एक ही प्रोटॉन है, इसके पास 2 प्रोटॉन होता है, ठीक है। जब 2 प्रोटॉन होगा तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उसके आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगा। अगर हम लोग सेकेंड पीरियड की बात करें, सेकेंड पीरियड में क्या होते हैं? ये होते हैं लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यही होता है। तो अब क्या होगा कि हम लोग लेफ्ट टू राइट अगर मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करना चाहिए, ठीक है, करता भी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट होता है। क्या ट्विस्ट है कि अगर हम इसका बात करें तो 2s1 हो जाता है और यहाँ से 2s2 हो जाता है, यहाँ से 2p1 हो जाता है, 2p2 हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा, 2p5 और 2p6 हो जाता है। ऐसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में लिख लिए हैं। इससे पहले भी आपका 1s2 ऐसे लिख सकते हैं, सभी में आएगा, ठीक है। हम लोगों ने आउटर मोस्ट का देख लिया है। तो अब यहाँ से क्या देखेंगे कि एस वाला जो कुछ भी होता है ये फुलफिल होता है, और यहाँ पे क्या है, पी वाला में चला गया, तो पी वाले में मात्र एक इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद है तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना ये फुलफिल्ड वाले से आसान होगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे बात करें तो ये आपका 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और हम लोग बात कर रहे थे कि जब 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो उसके इसमें हाफ फील्ड हो जाता है, और हाफ फील्ड आने की वजह से ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पे एक्वायर कर लेता है। तो उस केस में क्या होगा कि इसके कंपैरिजन में इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका कम हो जाएगा, इसका ज़्यादा होगा। यहाँ से इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें 4 हो जा रहे हैं, इसका हाफ फील्ड है। तो ऑर्डर जो होगा आयनाइजेशन एनर्जी का, ये आपका लिथियम, इसके बाद आपका बोरोन हो जाएगा, फिर आएगा बेरिलियम, फिर आएगा कार्बन, फिर आएगा ऑक्सीजन, और फिर आएगा नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, और सबसे लास्ट में। तो एक्चुअली में ऑर्डर आपका ये होगा। आपको ऐसे होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड यही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और सेम ट्रेंड आपका थर्ड पीरियड में जाएगा। थर्ड पीरियड में कौन कौन से होते हैं? यहाँ से स्टार्ट करते सोडियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, क्लोरीन और आर्गन। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 3s2 हो जाता है, और इसके लिए ये 3p3 हो जाता है। मतलब ये भी आपका हाफ फील्ड आ जाएगा, और ये एस वाला का फुल फील्ड रहेगा। तो ऑर्डर ये और ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। कैसे होगा कि सोडियम का सबसे कम, इसके बाद आना चाहिए था मैग्नीशियम, लेकिन आता है एल्युमिनियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, और इसके बाद आ जाता है सल्फर, और फिर आएगा फास्फोरस, क्लोरीन और आर्गन। एक्चुअल ऑर्डर आपका ये होगा। किसके वजह से कर रहे हैं? हाफ फील्ड यहाँ पर हो गया इसकी वजह से, यहाँ पर फुल फील्ड हो गया इसकी वजह से। तो थोड़ा सा ये ट्विस्ट आपको एक्सेप्शन ध्यान में रखना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको सोचना पड़ेगा। अब इन ग्रुप देखें हम लोग, इन ग्रुप, तो इन ग्रुप में भी इन जनरल की बात करेंगे। इन जनरल क्या होता है? ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो आपको डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि मान लीजिए वहां पे फर्स्ट पीरियड में आपका 1 ही बना हुआ था, तो सेकेंड पीरियड में आपका 2 बन जाएगा, थर्ड पीरियड में आपका 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है नंबर ऑफ सेल्स, वैसे वैसे साइज बढ़ते जाएंगे, और आयनाइजेशन एनर्जी चूंकि इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएगा न्यूक्लियस से, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होते जाएगा। तो ऊपर से नीचे जब बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, आपका आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होते जाएगा।
जैसे बात करें यहाँ से, है लीना के रब से फरियाद, इसका बात ना करें तो ही बेहतर, लेकिन चलो लिख दिया तो लिख दिया। तो उस केस में आयनाइजेशन एनर्जी आपका डिक्रीज करेगा जब ऊपर से आप नीचे आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे अगर बात करें, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है, ये भी आपका ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। अब अगर हम लोग 13 ग्रुप की बात करें, कौन कौन होते हैं? बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, यही होते हैं। तो होना चाहिए था क्या कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अब्रप्टली चेंज होता है। कैसे होता है? यहाँ पे जो ऑर्डर मिलेगा आपको, तो इसको हम लोग ऐसे कुछ कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, इसका ग्राफ जो आ जाता है ये कुछ इस प्रकार से आता है, ऐसे। ये है बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइरियम। ठीक है, तो जब इसका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे तो ये पहले वाले का आपका, चूंकि ऊपर से नीचे आता है तो क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो पहले वाले का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में यहाँ पे आता है थैलियम, उसके बाद आता है गैलियम, फिर आएगा एल्युमिनियम, और फिर लास्ट में आता है इंडियम। ऑर्डर ए होता है आपका एक्चुअल में। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ से बोरोन के बाद ये थैलियम क्यों आया? थैलियम आने के पीछे रीजन ये होता है, इसका हम लोग बोलते हैं इसको लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये जो होता है हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक जब पढ़ेंगे डिटेल से 12th क्लास में तो बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल क्या है कि लैंथेनाइड का सीरीज जितने भी होते हैं उनका जो एटॉमिक साइज होता है वो नियरली कांस्टेंट होते हैं। इसके पीछे रीजन क्या होता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये एक्चुअली में कि होता क्या है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ में लग रहे हैं और न्यूक्लियर चार्ज यहाँ से दोनों के बीच में, और वहाँ पे सील्डिंग जो SPDF द्वारा जो सील्ड किया जा रहा है, तो F वाले जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं वो सील्ड करते ही नहीं है। जब सील्ड नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। अब F वाले जो है सील्ड कर ही नहीं रहा है। जब F वाला सील्ड नहीं करेगा तो उस केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा तो नियरली वहाँ पे साइज का कोई वेरिएशन होता ही नहीं है, नियरली कॉन्स्टेंट हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि जब यहाँ से निकालना होगा इलेक्ट्रॉन को, तो फोर्स चूंकि सील्ड कर ही नहीं रहा है, जब सील्ड नहीं करता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन को निकालना होगा तो आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक गैलियम, गैलियम ने क्या किया, गैलियम का जो डी वाला होता है ऑर्बिटल्स वो आपको सील्ड नहीं करता है। जब सील्ड नहीं करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एज कंपेरिजन टू एल्युमिनियम इसमें आपको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगता है। ठीक है, डी वाले के लिए आप लोग ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर सिंपली यहाँ पे ये लिख ले, पुअर सील्डिंग बाय डी ऑर्बिटल, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी लिख सकते हैं, पुअर सील्डिंग बाय एफ ऑर्बिटल। तो ये अक्सर पूछ दिया करता है कंपटीशन वाला एग्जाम, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेड से अलग है, इसलिए पूछा करता है। तो इसको आप जरूर आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर मैं 14th वाले की बात करता हूँ, 14th ग्रुप वाले का, तो हम लोग यहाँ से कौन कौन से होते हैं, कार्तिक, शिव, गणेश, शंख, पार्वती। इसके पीछे भी यही रीजन होता है, ये सेम टू सेम ऑर्डर वैसा ही होता है, और मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। बस यहाँ पर लास्ट में जो होता है ये पोजीशन बदल जाता है, ऐसे सबसे लास्ट में ये चला जाएगा, ये आपको ऊपर चला जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है ये आ जाएगा आपका कार्तिक का सबसे ज़्यादा, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, इसके बाद आपका लेड आता है, और फिर आपका
स्टेनमाइड। ठीक है, तो ये आपको ऑर्डर आता है 14th ग्रुप के लिए। तो इसको इन दोनों को जरा आप ध्यान में रखेंगे। जनरल तो वही है कि अनबबिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपका डिक्रीज करेगा, लेकिन इस केस में आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा है, द एलिमेंट विथ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए यहाँ से बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये तो क्या हो गया, एक आपका पीरियड में है, ये सेकेंड पीरियड का हो गया सारे के सारे। तो उस केस में क्या होगा कि सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किस में होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब ये है कि सबसे लास्ट में ऑक्सीजन ये पड़ता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो यहाँ पे हाफ फील्ड होता है और यहाँ पे हाफ फील्ड नहीं होता है। ठीक है, तो उस केस में सबसे हाईएस्ट किसका होगा, नाइट्रोजन का। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये आपका हाफ फील्ड है, तो ऑक्सीजन के कंपेरिजन में इसका ज्यादा होगा और फिर ऑक्सीजन आएगा। ठीक, तो ये आपका सी हो जाएगा। एक और है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट और सेकेंड की बात कर रहे थे, तो फर्स्ट तब कहलाता है जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, सेकेंड कब, जब दूसरा निकालते हैं। तो यहाँ से बात करें तो इसको हम लोग डिसाइड करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लेते हैं। ठीक है, कार्बन है, कार्बन का जो होता है वो 6 होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उसमें से एक निकल गया, 5 ही बचा है। अब 5 में से एक और निकाल रहे हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p, यहाँ पे 2 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 2p1 है। 2p1 में से एक इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। हम लोग सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो उस केस में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए 1s2 2s2 2p2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे। ऑक्सीजन में 8 होता है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो उस केस में क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। और इसके बाद फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का 9 होता है लेकिन एक निकल चुका है तो 8 हो गया, तो 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा। ठीक है, और 2p4 हो जाएगा तो उस केस में हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। आप बताइए कि इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा किस में लगेगा। तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इसमें लगेगा। ठीक है, फिर आपका इसमें लगेगा, फिर इसमें, और सबसे कम इसमें। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर में क्या लिखेंगे हम लोग कि कार्बन का सबसे कम होगा, इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद आपको नाइट्रोजन आ जाएगा, इसके बाद आपका फ्लोरीन आ जाएगा और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन आ जाएगा। ये आपका ऑर्डर हो गया। तो यहां से देख लीजिए कौन सा है, डी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये हाफ फील्ड है इसलिए एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी यहाँ पे आ चुकी है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होगा। और इसके बाद फिर इफेक्टिव लीकेज चार्ज फ्लोरीन का है तो फ्लोरीन का तो ज़्यादा होगा ही। ठीक है, तो इसको इस तरह का क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। ध्यान ये रखिएगा कि यहाँ पे हम लोग सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, फर्स्ट की बात करते तो बात अलग था। यहाँ पे सेकेंड की बात करें, एक निकल चुका है दूसरा निकालने जा रहे हैं हम लोग। तो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हम लोग का वो है आपका मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो इसका भी ट्रेंड हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को इजिली लूज करने की टेंडेंसी रखता है उसको हम लोग कहते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा है। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उतना ही मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा आता है। द एटम विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है उसको हम लोग मेटल बोलते हैं। जितना इजिली लूज करता है उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। तो हम लोग यहाँ से अगर जितना लेस आयनाइजेशन एनर्जी होगा उतना ही आपका मोर मेटेलिक
कैरेक्टर होगा। और जितना हाई आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा या इजिली आपको लूज नहीं करता है या फिर गेन करने की टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन को, उतना ही आपका लेस मेटालिक कैरेक्टर रखेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं इन पीरियड, तो पीरियड में क्या होगा, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा बताओ, डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं वैसे वैसे साइज छोटा होते जाता है, और जैसे जैसे साइज छोटा होते जाता है आयनेशन एनर्जी बढ़ती जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का वो डिक्रीज करते जाता है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी डिक्रीज करेगा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। लेकिन वहीं अगर बात करें इन ग्रुप, तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में क्या होगा, ये मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। क्यों ऐसा इंक्रीज कर रहा है, इसके पीछे रीजन है कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाते हैं, साइज बढ़ते जाता है, और साइज जितना बढ़ते जाएगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी आपका बढ़ते जाता है, इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करेगा। अब देखिए मेटल का जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, जितने भी मेटल का ऑक्साइड्स होते हैं वो सब के सब बेसिक नेचर के होते हैं। अब जिसके पास लेस मेटालिक कैरेक्टर है उसको हम लोग नॉन मेटालिक भी बोल सकते हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखता है उसको हम लोग जनरली नॉन मेटल कहते हैं। तो यहां से जितने भी नॉन मेटल्स का जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपको एसिडिक नेचर के होंगे। मेटल का ऑक्साइड आपका बेसिक और नॉन मेटल का एसिडिक। तो अगर ऑर्डर देखें तो नॉन मेटालिक का जो ऑर्डर होगा वो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा, और मेटालिक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि एसिडिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। यहां से ये आपका बेसिक कैरेक्टर भी कहा जाएगा कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बेसिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, वहीं पे उल्टा क्या आ जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, जस्ट एक दूसरे के वाइस वर्सा। अब यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू देखिए कि ये बेरिलियम का ऑक्साइड है, बोरॉन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है। क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हम लोग मूव कर रहे हैं और इसका ऑक्साइड है, तो बेसिक कैरेक्टर इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, इसका कम होगा, इसका और कम होगा, है ना। बेसिक कैरेक्टर ना मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तो कह रहा है कि इसका एसिडिक ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो जो सबसे राइट में होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, बेसिक सबसे कम होगा। तो इसका हम लोग ऐसे लिख ले B2O3 N2O5 CO2, ये एसिडिक का ऑर्डर हो गया। अगर मैं बेसिक का पूछूं तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, है कि नहीं। तो बेसिक कैरेक्टर ना मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपका डिक्रीज करेगा, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। अच्छा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, तो टॉप टू बॉटम में बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर भी देख लेते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी देख लेते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।